बुद्ध की विरासत है, जो राजा प्रसेनजित की विरासत है, वो हम तमाम मूल निवासियों की गौरवशाली विरासत है। तो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, मंदिर का मुद्दा उठाकर हमारे हक अधिकार खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि जो हमारे बौद्धों की गौरवशाली विरासत है, उस गौरवशाली विरासत पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का काम भी इसके साथ ही साथ में हो रहा है। इसलिए ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को भी ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। यही लोग जब विदेश में जाते हैं, कहते हम तथागत बुद्ध के देश से आए हैं, कहते हम सम्राट अशोक के देश से आए हैं, और यही लोग जब भारत में रहते हैं तो तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजित की गौरवशाली जो विरासत है, उस विरासत को खत्म करने का काम, उसको दबाने का काम, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाने का काम करते हैं। तो ये जो साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को से भी निपटने का काम करना होगा, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। पानी सर के ऊपर जा रहा है, अभी सर तक नहीं रह गया, ऊपर जा रहा है। और इसलिए जब पानी सर के ऊपर जा रहा है तो अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, इस लड़ाई को लड़ने का काम करना होगा। वो बार बार हिंदू मुसलमान का विवाद खड़ा करते हैं और हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। अरे हिंदू मुसलमान की लड़ाई में हमको लगता है कि नुकसान मुसलमान का हो रहा है, केवल मुसलमान का नुकसान नहीं हो रहा है, मुसलमान की तो मस्जिद जा रही है, हमारे तो सारे हक अधिकार जा रहे हैं। अगर हमारे लोग बाबरी मस्जिद गिराने में नहीं गए होते, अपने मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ते, तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिली होती, करोड़ों नौकरियां भी चली गई, और जो लोग मंदिर के लिए लड़े थे उनको मंदिर के ट्रस्ट में जगह भी नहीं किया। मतलब ओबीसी का इस्तेमाल करो और ओबीसी को फेंक दो। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर जमीन के नीचे खोदना है, जमीन के नीचे देखना है, तो जिसका जमीन के नीचे निकलेगा उसको देना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा कि आप मस्जिद के नीचे खोदोगे और कहीं भी खोदोगे और खुद कब्जा करोगे, ये नहीं चलेगा। अगर जमीन के नीचे की बात मानना है तो जिसका जमीन के नीचे निकलेगा उसको देना पड़ेगा। अगर अयोध्या में साकेत में जमीन के नीचे बौद्धों का निकला है, अगर अयोध्या में साकेत में जमीन के नीचे बौद्धों का निकला है तो बौद्धों को देना चाहिए। अगर जमीन के नीचे बौद्धों का है तो बौद्धों को देना चाहिए, लेकिन बौद्धों को देने की बात नहीं हो रही, ब्राह्मणों का कब्जा करवाया जा रहा है। इसी प्रकार से काशी मथुरा का मामला चल रहा है, इसी प्रकार से हम लोगों ने नोटिस दिया सोमनाथ मंदिर के लिए। तो ये जो सारा षड्यंत्र देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को ओबीसी के लोगों को ठीक से समझने की जरूरत है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हम लोग लगातार ये अभियान चला रहे हैं कि ओबीसी समाज को जागृत किया जाए। अब जहां तक राहुल गांधी का मामला है, तो अब राहुल गांधी का जो मामला है, राहुल गांधी बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार कि हमने जाति आधारित जनगणना किया, हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना किया, हमारी सरकार ने जाति आधारित जनगणना किया। कहा किया? सर्वे किया और कहा जाति जनगणना किया, जाति जनगणना नहीं किया, सर्वे किया और झूठ बोलते हैं कि हमने जनगणना किया, सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं किया। अगर सेंसस एक्ट 1948 एक्ट के तहत अगर जनगणना होती तो फिर क्या होता, उसकी रिपोर्ट पब्लिश होती, उस पर इंप्लीमेंट होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जनगणना नहीं थी, ओबीसी के साथ धोखेबाजी थी, केवल सर्वे करने का काम किया। और इतना ही नहीं, कई राज्यों में राहुल गांधी की स्टेट में सरकार थी, अभी कुछ में चली गई, कुछ में है। जैसे नीतीश कुमार ने बिहार में जनगणना करके आरक्षण देने का काम किया, क्या कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, क्या कांग्रेस को देने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस दे रही है? इसलिए ये खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। जब मंडल कमीशन की बात चल रही थी तो कांग्रेस भी मंडल कमीशन के विरोध में थी और बीजेपी भी मंडल कमीशन के विरोध में थी। आज जाति जनगणना की बात चल रही है तो आज कांग्रेस भी जाति जनगणना के विरोध में है, बीजेपी भी जाति जनगणना के विरोध में है। लेकिन हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए वामन मेश्राम साहब को, जिन्होंने जाति जनगणना का मामला इतना जोर शोर से उठाया, इतना जोर शोर से उठाया कि आज सबको हाँ में हाँ मिलाने की मजबूरी हो गई। केवल राहुल गांधी थोड़े ही बोल रहे हैं, अमित शाह भी तो बोल रहे हैं,
के समर्थन में है, हम विरोध में नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, डिप्टी सीएम है, वैसे उनको सीएम प्रचारित किया गया था, मगर बाद में उप बनाकर चुप कर दिया गया। और वो बोलते नहीं है जल्दी, वो कब बोलते हैं जब उनको कहा जाता है बोलने के लिए। अभी जब जाति जनगणना का सवाल लगातार उठ रहा है तो कहा गया कि अब आप बोलो इसका, क्योंकि आप ओबीसी हो तो आप ही बोलो। तो आए केशव मौर्य जी ने, और केशव मौर्य जी ने कहा कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जनगणना के समर्थन में है। अरे मौर्य जी, आपका शीर्ष नेतृत्व अगर जनगणना के समर्थन में है तो सेंटर में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, तो आप जनगणना करवा क्यों नहीं लेते? डर किसका है जो नहीं करवा रहे हो? या तो खुल के कह दो कि भागवत जी का डर है, या तो खुल के बता दो किसका डर है। और अगर डर नहीं है तो करवा क्यों नहीं लेते? तो करना नहीं है। जब हमारे लोग हल्दी देखकर ही पीले हो जाते हैं तो हल्दी लगाने की क्या जरूरत है? और जब चुनाव में वोट का समय आता है तो ओबीसी के लोगों के जाति का कैंडिडेट दे दिया जाता है, और ओबीसी के लोग क्या कहते हैं? अरे जाति की इज्जत बचाना है। जाति की, मैंने कई जाति के लोगों को पूछा, अरे तुमने कैंडिडेट तय किया कि बीजेपी वालों ने तय किया? कहा नहीं, बीजेपी वालों ने तय किया। तो हमने कहा तुम्हारी इज्जत कैसे चली जा रही है? तुम जाति वालों ने अगर जाति का कैंडिडेट तय किया होता, वो हार जाता तो तुम्हारी इज्जत जाती, लेकिन जब बीजेपी वाले कैंडिडेट दे रहे हैं तो तुम्हारी इज्जत कैसे चली जा रही है? अरे तुम्हारा हक अधिकार भी लूट रहे हैं और तुम्हारी जाति का चेहरा दिखाकर तुम्हारा वोट भी लूटने का काम कर रहे हैं, तुम्हारा सत्यानाश करने का काम कर रहे हैं। दो नशा ओबीसी के ऊपर बहुत ज्यादा सवार है। एक जाति का नशा सवार है, एक धर्म का नशा सवार है। जो ओबीसी की लड़ाई लड़े वो ओबीसी का नेता नहीं है। जो ओबीसी का लड़ाई लड़े उसको ओबीसी नेता नहीं मानता। ओबीसी किसको नेता मानता है? ओबीसी उसको नेता मानता है जिसको आरएसएस, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से घुमाने का काम करते हैं, मीडिया में प्रचार करवाते हैं। वो कभी ओबीसी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन कहते हैं ओबीसी का नेता है। मुझे कई मीडिया वाले पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता है। मैंने कहा बहुत लंबा कैरियर है नरेंद्र मोदी का, बहुत दिन तक आरएसएस के प्रचारक रहे, फिर गुजरात के कई साल मुख्यमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री है। कभी ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी? उनके समय में तो मंडल की भी लड़ाई चल रही थी। क्या मंडल की लड़ाई में कभी नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए? तो कभी नहीं शामिल हुए। तो फिर नरेंद्र मोदी ओबीसी के नेता कैसे हो गए? तो हमें फर्क करना पड़ेगा कि ओबीसी में पैदा होने मात्र से कोई ओबीसी का नेता नहीं बन जाता। जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़े वही ओबीसी का नेता हो सकता है। वो किसी जाति का हो सकता है, मगर वो ओबीसी का नेता हो सकता है जो ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़े। मेश्राम साहब ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सारे ओबीसी के लोग मेश्राम साहब को ओबीसी का नेता मानते हैं। लेकिन जो ओबीसी में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी है, ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो हम उनको ओबीसी का नेता कैसे मानेंगे? और अगर ऐसा मानेंगे तो जैसे सत्यानाश हो रहा है आगे भी होता रहेगा। तो जाति का नशा कम करना पड़ेगा। जब जाति का नशा कम होगा तब वर्ग का नशा चढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 6000 से ज्यादा टुकड़े ब्राह्मणों ने बनाए थे हमारे बहुजन समाज के, उसको एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 4 प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। तो पहले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी बनो और फिर सब एकजुट होकर मूल निवासी बन जाओ, तो देश में हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। जाति का नशा कम करना होगा, दूसरा धर्म का नशा उतारना होगा। क्योंकि ब्राह्मण हर बार हमको धार्मिक मुद्दे में उलझा देते हैं और हम धार्मिक मुद्दे में उलझकर अपने हक अधिकार का मामला भूल जाते हैं। जैसे अभी मैं कई बार मीडिया में भी पूछ रहा हूं, मंचों से भी पूछ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, 5 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, चलो 4 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, चलो 3 काम बता दे जो ओबीसी के लिए किया, चलो 1 काम बता दे जो
ओबीसी के लिए किया तो कोई काम नहीं है ओबीसी के लिए, लेकिन ओबीसी का नेता हो, ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ये हल्ला मचाया जा रहा है। काम कुछ किया नहीं, फिर वोट कैसे मिलेगा? फिर अयोध्या में मंदिर बनाकर धार्मिक भावनाएं भड़काकर वोट लेने की साजिश चल रही है। इस साजिश को रोकना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने तय किया है कि ये हमारे हक अधिकार की बलि चढ़ रही है, ये हमारे पुरखों की जो विरासत है उसको खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए जो सारा षड्यंत्र चल रहा है इसके खिलाफ जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उस दिन पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा काला दिवस मनाने का काम करेगा। हम लोग 22 जनवरी के दिन को काला दिवस घोषित करेंगे, क्योंकि इस हवन में जो हवन वो कर रहे हैं उसमें हमारे लोगों की बलि चढ़ाने का काम चल रहा है, हमारे हक अधिकारों की बलि चढ़ाने का काम चल रहा है और हमारी गौरवशाली विरासत को भी खत्म करने का काम चल रहा है। इसलिए 22 जनवरी को काला दिवस मनाया जाएगा। माननीय वामन मेश्राम साहब को हम अनुरोध करेंगे कि इस काला दिवस में आपका भी साथ सहयोग समर्थन हमको मिले। इसी आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब। वक्ता के तौर पर